मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पर। आज हम जो है मध्य प्रदेश में वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का अध्ययन करेंगे, लेकिन आज सिर्फ हम उसका भाग 1 देखेंगे और हम मध्य प्रदेश के सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान के विषय में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो वनों का प्रतिशत है वो 30.72% है। याद रखिएगा आप लोग, ये एकदम महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला फैक्ट देखिएगा, मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है वो है 11। और अगर हम लोग बात करें वन्य जीव अभ्यारण्य की तो मध्य प्रदेश में 25 मतलब 25 वन्य जीव अभ्यारण्य है। किसी किसी किताब में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या 30 देता है, वो बिल्कुल गलत है। वर्तमान में 25 अभ्यारण्य हैं, बाकी के प्रस्तावित है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और कहीं कहीं पर जो है 12 राष्ट्रीय उद्यान देता है, 12 राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। वर्तमान में 11 ही राष्ट्रीय उद्यान है। तो 11 और 25 का आंकड़ा आप लोग अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। चलिए हम अपना वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और राष्ट्रीय उद्यान पे आते हैं। ठीक है, तो उस नंबर 1 पे लिखा है, देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो था वर्ष 1933 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया और 1955 आते आते इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अगर हम लोग बात करें इसकी क्षेत्रफल की तो इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 1945 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं, 1005 इसका बफर एरिया है और 940 इसका कोर एरिया है। 1005 इसका बफर एरिया और 940 इसका कोर एरिया। बफर मतलब बाहर का हिस्सा होता है और कोर मतलब अंदर का हिस्सा होता है। मतलब अंदर का हिस्सा छोटा है और बाहर का हिस्सा जो है वो कैसा है, बड़ा है। तो टोटल मिलाकर 1005 बफर एरिया और 940 कोर एरिया, इस टाइप से मिलाकर 1945 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। और इसका जो विस्तार है वो मंडला और बालाघाट दोनों ज़िलों में है, लेकिन इसका ज़्यादातर जो विस्तार है वो मंडला ज़िले में और बहुत हद तक जो है ये बालाघाट में भी आता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें वर्ष 1974 में यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया। मतलब ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया। ठीक है, अगर भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था तो आप लोग लिखेंगे जिम कॉर्बेट। कौन सा था? जिम कॉर्बेट, जो कि 1933 में बना था। और हम लोग बात करें कि भारत में सर्वप्रथम टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की थी या टाइगर प्रोजेक्ट का जन्मदाता कौन था, तो हमारा उत्तर होगा कैलाश सांखल्या। ये वही महाशय हैं जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम जो है टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसको हिंदी में बाघ परियोजना भी कहते हैं। अगर विश्व स्तर पे अगर हम लोग बात करें तो गैनी मैनफोर्ड नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने सर्वप्रथम जो है इस चीज़ को लागू किया या इसके जन्मदाता माने जाते हैं। किसके जन्मदाता? टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता। अगर हम लोग बात करें, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक बाघ वाला राज्य है। ठीक है, सर्वाधिक बाघ जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और बारहसिंघा की जो ब्रेडरी प्रजाति है पूरे विश्व में अगर कहीं पाई जाती है तो वो हमारे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हालोन घाटी, बंजर घाटी पाई जाती है। और ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हालोन नदी और बंजर नदी के तट पर बसा हुआ है। और यहाँ पर एक और नदी आती है, वो सुपर्ण नदी भी आती है। और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिसने सर्वप्रथम अपना शुभंकर या मस्कट जारी किया और इसका नाम था भुरसिंह द बारहसिंघा। और इसका डिज़ाइन देने वाले जो थे उनका नाम था श्रीमान रोहन चक्रवर्ती साहब। वर्ष 2017 में ये पहला भारत का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान बना जिसने अपना शुभंकर लागू किया। इससे पहले ऐसा करने वाला कोई भी और दूसरा राष्ट्रीय उद्यान नहीं था। ये भी हमारे लिए गर्व का एक विषय है। देखिए फिर क्या लिखा है, कुछ मैंने नोट करके लिखा है। देखिए, मेटाबोलाइट्स केमिकल के कारण जो है बाघ तनावग्रस्त रहते हैं। तो जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के जो बाघ हैं यहाँ पर मेटाबोलाइट्स केमिकल की अधिकता के कारण यहाँ के जो बाघ हैं वो तनावग्रस्त रहते हैं। दूसरा देखिए, माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये शिवपुरी ज़िले में है और इसकी स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी। और इसका जो टोटल हिस्सा है वो 337 वर्ग किलोमीटर का इसका हिस्सा है।
कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसके। यहाँ से नेशनल हाईवे 46 गुजरता है, या हम ये कह सकते हैं कि ये नेशनल हाईवे 46 के किनारे पे है। अगला फैक्ट देखिए, यहाँ लिखा हुआ है जॉर्ज कैसल भवन यहाँ पर है। कौन सा भवन है? जॉर्ज कैसल भवन है। फिर सर्वाधिक अगर कहीं तेंदुआ पाए जाते हैं तो वो माधव राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में वर्ष 2020 में तेंदुओं की संख्या 3431 थी। भारत में सबसे ज़्यादा तेंदुआ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को बाघ स्टेट के साथ साथ में तेंदुआ स्टेट का भी दर्जा हासिल है। याद रखिएगा बिल्कुल इसको। और माधव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मनिहार नदी के किनारे है। कहाँ पर है ये? मनिहार नदी के तट पे। अगला देखते हैं हम लोग तीसरा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है उमरिया जिले में है और वर्ष 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो 437 वर्ग किलोमीटर का इसका हिस्सा है। अगर हम लोग बात करें कि जो बांधवगढ़ है, इसको थोड़ा आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं। जो बांधवगढ़ है ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बाघों का सर्वाधिक घनत्व जो है यहाँ पर है। इसलिए घनत्व ज़्यादा है क्योंकि इसका एरिया छोटा है, इसका क्षेत्रफल कम है, लेकिन बाघों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, एरिया छोटा है। इस कारण यहाँ पर बाघ ज़्यादा समझ में हमको आते हैं, मतलब डेंसिटी ज़्यादा है उनकी। तो बाघों का घनत्व सर्वाधिक होने के कारण इसकी तुलना राजस्थान के रणथंभौर से भी की जाती है। याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। बांस की सर्वाधिक प्रजाति अगर कहीं पाई जाती है तो वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। जंगली भैंसों का संरक्षण यहाँ पर होता है और शिव पुराण में भी इस राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन हमको मिलता है। और संस्कृत अभिलेख भी यहीं पर पाया जाता है। संस्कृत अभिलेख है भैया बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। बिल्कुल इस फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। वर्ष 1975 में इसकी स्थापना हुई और इसका कुल हिस्सा है 293 वर्ग किलोमीटर और ये कहाँ पर है? सिवनी जिले में है। इसको इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है और इसी को मोगली लैंड भी कहा जाता है। आप लोगों ने बचपन में देखा होगा मोगली के बारे में, और मोगली ये कैरेक्टर है द जंगल बुक किताब का, और इसके जो रचयिता हैं वो हैं रुडयार्ड किपलिंग साहब। तो रुडयार्ड किपलिंग साहब पेंच के जंगलों में रहकर ही उन्होंने अपनी किताब द जंगल बुक को लिखा था, ठीक है। और अकबरनामा जो है उसमें भी हमको इसका वर्णन मिलता है। फिर मोगली उत्सव याद रखेंगे क्योंकि यहाँ मोगली लैंड है, तो मोगली उत्सव वर्ष 2004 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला हम देखते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि भोपाल में है और इसका कुल हिस्सा जो है वो 4.4 वर्ग किलोमीटर का है और ये इसकी स्थापना वर्ष 1979 में, यानी 1979 मतलब 1980 से एक कम 1979 में हुआ था इसका। तो यहीं पर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सर्प उद्यान भी है, इसे हम आधुनिक चिड़ियाघर भी कहते हैं, और ISO 9001/2008 अवार्ड प्राप्त करने वाला यह भारत का पहला क्या था? राष्ट्रीय उद्यान था। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना थी वो वर्ष 1981 में हुई थी और इसका जो कुल हिस्सा है वो 543 वर्ग किलोमीटर का इसका हिस्सा है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में ही रेप्टाइल पार्क पाया जाता है और चिंकारा की यहाँ पर अधिकता पाई जाती है, ठीक है, चिंकारा, ठीक। तो चिंकारा की अधिकता के कारण इसकी जो तुलना है वो राजस्थान के ही सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है और वर्ष 2017 में इसको भारत का बेस्ट नेशनल पार्क का अवार्ड भी मिल चुका है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को याद रखिएगा। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को इन्हीं खासियत के कारण इसको भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न भी कहा जाता है और यहाँ पर सर्वाधिक जंगली भैंसे भी पाए जाते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। नोट एक चीज़ यहाँ पे लिखा है, देखिए ट्रिक है, सत संजय पन्ना लिखा हुआ है। सत संजय पन्ना एक छोटी सी ट्रिक है, इससे आप लोग याद कर सकते हैं कि सत से सतपुड़ा है,
सन से संजय हो गया और पन्ना से पन्ना है। इन तीनों की स्थापना वर्ष एक ही है, क्या? 1981। चलिए हम आते हैं अगले इस पे। 7वें नंबर का हमारा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1981 को हुई थी और इसका जो कुल हिस्सा है वो 524 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा है और यह मुख्य रूप से होशंगाबाद में पाया जाता है। पाया जाता है नहीं, मतलब ये होशंगाबाद में अवस्थित है। सर्वाधिक कृष्ण मृग व गौर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। सर्वाधिक कृष्ण मृग व गौर कहाँ पाए जाते हैं? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। एक्चुअल में जो गौर होता है वो हम जिसको वन भैंसा कहते हैं हमारे लोकल की लैंग्वेज में, वो एक्चुअल में वन भैंसा नहीं है। हमारे क्षेत्र में जो पाया जाता है वो गौर पाया जाता है। यानी चूँकि मैं बालाघाट का रहने वाला हूँ तो हम में से बहुत से लोग ये बताते हैं कि हमने जंगली भैंसा देखा। एक्चुअल में वो जंगली भैंसा नहीं है, वो क्या है? वो है गौर। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट हम लोग देखते हैं। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, ये 8वां राष्ट्रीय उद्यान है हमारा संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी और इसका कुल हिस्सा 438 वर्ग किलोमीटर का है। और ये कहाँ पाया है, मतलब ये कहाँ अवस्थित है? ये सीधी जिले में अवस्थित है। देखिए मैं बार बार एक गलती कर रहा हूँ, पाया जाता है, ठीक है, ये थोड़ी बाई मिस्टेक है। चलिए इसका कुछ विस्तार जो है छत्तीसगढ़ में भी है और छत्तीसगढ़ में इसका नाम है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सरगुजा जिले में है। 9वें नंबर का जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1983 में हुई थी और इसका जो हिस्सा है मात्र 0.27 वर्ग किलोमीटर है और यह डिंडोरी जिले में है। याद रखिएगा यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और एक फैक्ट आप यहीं पे और याद रखिएगा कि यह भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। एक फैक्ट और याद रखिए, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान या जो नेशनल पार्क है वो क्या है? सबसे छोटा नेशनल पार्क क्या है भारत का? वो है साउथ बटन, जो कि अंडमान में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आप लोग इस फैक्ट को याद रखिएगा। फिर 10वें नंबर पे हमारा राष्ट्रीय उद्यान है डायनासोर जीवाश्म पार्क, जिसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी और इसका जो कुल हिस्सा है वो 0.89 वर्ग किलोमीटर है और यह धार जिले में स्थित है। और यहाँ पर डायनासोर के अंडों के जीवाश्म को संरक्षित करके रखा गया है। 11वें नंबर का हमारा नेशनल पार्क और अंतिम जो नेशनल पार्क है वो है कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, या इसको कूनो नेशनल पार्क भी कहा जाता है। इसके बारे में कुछ हम लोग चीज़ पढ़ लेते हैं। 1981 में यह अभ्यारण्य था और 2018 आते आते इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जा चुका है। और यहीं पर अफ्रीकाई चीतों का संरक्षण किया जाता है। याद रखिएगा, जो नामीबिया अफ्रीका महाद्वीप से जो चीते लाए गए नामीबिया देश से, उनका संरक्षण भारत के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर किया जा रहा है। उसमें से काफ़ी चीतों की मौत हो चुकी है, ये भी हमारे लिए चिंता का विषय है। और 2018 में यह मध्य प्रदेश का दूसरा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान बना जिसने अपना शुभंकर लागू किया और उसका नाम उन्होंने दिया चिंटू चीता। ठीक है, ये चीज़ फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ बता रहा था कि मध्य प्रदेश में कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक है SPSPKB। SPSPKB मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट वाले ये राष्ट्रीय उद्यान है SPSPKB। और मैंने यहाँ लिखा है, देखिए 6+1 एक प्रस्तावित है, जो एक है ये प्रस्तावित है, और ये जो एक है 6 हो गए आपके राष्ट्रीय उद्यान और एक अभ्यारण्य है। और एक अभ्यारण्य जहाँ पर एक प्रस्तावित है उसका नाम है रातापानी रायसेन, वो अभ्यारण्य है। अभी ये 6 राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया। पन्ना में 1992 में टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया और बांधवगढ़ में 1993 में टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया। सतपुड़ा में 1999 में टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया और
संजय राष्ट्रीय उद्यान में 2008 में लागू किया गया और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में जो है 1994 में लागू किया गया। और एक अभ्यारण्य जो रातापानी रायसेन है, वहाँ पर 2018 से ही वो प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक वो फलीभूत नहीं हो पाया वहाँ टाइगर प्रोजेक्ट। हालांकि उम्मीद है कि भविष्य में वो 7वां मध्य प्रदेश का ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी होगी। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को अवश्य देखते होंगे, लाइक करते होंगे, उसको शेयर करते होंगे, और सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। ऐसा ही अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिए और मेरा हौसला अफजाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।